बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था टेम्परेचर स्केल्स के बारे में और उसके अंदर हमने 3 स्केल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक सेल्सियस स्केल था, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल था और तीसरा जो है वो केल्विन स्केल था। इन दोनों के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो एक कंपैरिजन जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर की। वो जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेयर करते हैं तो वो एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जो आर्बिट्ररी 0 होती है, जबकि जो केल्विन होता है वो हमें जो मेयरमेंट देता है वो एब्सोल्यूट देता है, क्योंकि वो टेम्परेचर की मेयरमेंट के लिए एब्सोल्यूट 0 को इस्तेमाल करता है। अब एक दो चीज़ें हैं जो हम जब प्रैक्टिकली टेम्परेचर के क्वेश्चन करते हैं उनके अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, एंट्री टेस्ट के अंदर आप हो तो जाहिर सी बातें आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो वही कि जैसे आपको पता है कि चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। जब किसी भी बॉडी के टेम्परेचर की चेंज हम फाइंड करते हैं तो चेंज जितनी सेल्सियस पे आती है उतनी ही केल्विन के ऊपर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल के टेम्परेचर ऑफ बॉडी changes from 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Find this change on Kelvin scale. अगर इस तरह से कहा जाए केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। आपको पता है कि जो टेम्परेचर चेंज, आपको पता है कि जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस पे 5 डिग्री चेंज होता है तो वो फ़ारेनहाइट के ऊपर 9 डिग्रीज जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे हम इसको डिस्कस करते हैं कि 5 सेल्सियस की जो डिग्रीज होती है ये होती है 9 फ़ारेनहाइट की डिग्रीज के बराबर। तो इसी तरह हम करते हैं कि 1 सेल्सियस की जो डिग्री होती है ये 1.8 फ़ारेनहाइट की डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम चेंज ऑन फ़ारेनहाइट निकालते हैं कि फ़ारेनहाइट के ऊपर चेंज कितनी आई है, तो चेंज इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कर दें, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 चेंज ऑन द टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्रीज, ठीक है। तो आप इस तरह से करते हैं ये कन्वर्शन के
टेम्परेचर की चेंज होती है वो उतनी होती है जितनी सेल्सियस की होती है। और आपको पता है केल्विन कभी भी निगेटिव के अंदर नहीं जाता, क्योंकि केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो इस्तेमाल करता है, उससे मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए केल्विन की रीडिंग जो होती है वो कभी भी निगेटिव के अंदर नहीं रहेगी। तो आप इसको कहेंगे कि जब आपने चेंज फाइंड करनी है तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे, और चेंज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू ये हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आप कर सकते हैं ये 1.8 इंटू 20 इज इक्वल टू ये आपके पास होगा 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि जो सेल्सियस के ऊपर चेंज होती है उसको फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर इस तरह से लिया जाता है। लेकिन अगर इस तरह से हो कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस, what is this temperature, what is this temperature in Kelvin and Fahrenheit। अगर इस तरह से हो कि एक रीडिंग दी जाए आपको कि टेम्परेचर सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में इतना है, ये टेम्परेचर किसी दूसरे स्केल के अंदर कितना होगा उसके बारे में आपको अगर बताना हो तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे कि TC अपॉन 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जब कोई रीडिंग हो कि इस स्केल के ऊपर इतनी है और उस स्केल के ऊपर कितनी होगी तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर इस तरह से होता है कि आपके पास जो है वो सिंपली चेंज की बात की जाती है तो चेंज को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीजें थोड़ी ध्यान में रखिएगा। अब हम मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर जो आपके पास गिवन है, वो गिवन जो टॉपिक है वो है जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मकसद है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। और ये जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं ये टेम्परेचर को मेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर होता है वो चेंज ऑफ वॉल्यूम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है। जैसे प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है वो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर्स होते हैं वो चेंज ऑफ प्रेशर की थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी होती है इसी को इस्तेमाल करके टेम्परेचर स्केल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर मेयर करते हैं। उसके सिवा जो आम ये हमने पढ़ा था कि ये जो लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर है, ये लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर जो होता है ये बेसिकली लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर जो होता है ये बेसिकली क्या करता है कि मरकरी या अल्कोहल इस्तेमाल करता है। और मरकरी या अल्कोहल के इस्तेमाल करने के भी रीजंस कभी कभी पूछे जाते हैं। तो मरकरी को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मरकरी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई है और फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा लो है, इसलिए आम टेम्परेचर पे मरकरी न फ्रीज होता है न बॉयल होता है। और दूसरी बात ये कि मरकरी जो होता है वो इस तरह से रोशनी के अंदर चमक पैदा करता है, इसलिए उसकी रीडिंग लेना आसान है।
और तीसरी बात ये होती है कि मरकरी के अंदर जो एक्सपेंशन आती है वो यूनिफॉर्म आती है। यूनिफॉर्म का मकसद है हर डिग्री के ऊपर, हर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर वॉल्यूम की चेंज इक्वल होती है कि अगर 1 डिग्री पे इतना वॉल्यूम बढ़ता है तो 2 पे इससे डबल होगा, 3 पे इससे ट्रिपल होगा, तो इक्वल वॉल्यूम चेंज होता है, इक्वल चेंज ऑफ टेम्परेचर पे। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है मरकरी की, इसलिए थोड़ी हीट से वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो होता है मरकरी को हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारा टॉपिक हम करेंगे वो बुनियादी तौर पे पीएमडीसी के अंदर डायरेक्ट शामिल नहीं है। ये जो हम टॉपिक करेंगे ये पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये इस चैप्टर का हिस्सा है जिस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स पीएमडीसी के अंदर शामिल है। इसलिए मैं आपको इन टॉपिक्स का ओवरव्यू बता देता हूं कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपके माइंड में बेसिक चीजें हो इन टॉपिक्स की। बाकी इन टॉपिक्स को इतना ज्यादा डीपली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है वो पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर नहीं है। ये जो थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, लीनियर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये इसी चैप्टर का हिस्सा है, इसलिए हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारे माइंड में इसकी बेसिक चीजें हो कि अगर इनमें से कोई चीज आती है तो फिर हमारे पास इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखें हमारे पास है बेटा थर्मल एक्सपेंशन। ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये क्या होती है, यह थर्मल एक्सपेंशन किसको कहा जाता है? ठीक है, देखिए ये इफेक्ट ऑफ हीट में आता है तो आप इसको कहोगे एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस on heating is called thermal expansion. On heating is called thermal expansion. इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी भी चीज को गर्म करें, उसकी लेंथ बढ़ जाए, उसकी एरिया बढ़ जाए और उसका वॉल्यूम चेंज हो तो उसको हम कहते हैं थर्मल जो है वो एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन जो होती है उसमें डिफरेंट, जैसे हमारे पास चीजें होती हैं, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होती हैं। तो आपको पता है जो सॉलिड होता है उसकी लेंथ भी हो सकती है, उसकी एरिया भी होती है और उसका वॉल्यूम भी होता है, जबकि लिक्विड और गैसेस जो होते हैं उनका तो सिर्फ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन की तो सॉलिड के अंदर ये तीनों किस्मों की एक्सपेंशन आ सकती है। जैसे सॉलिड की कोई रॉड हो, ठीक है, जैसे ये पेन है, लाइक रॉड है, इसको हम रॉड कहते हैं। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसकी सिर्फ लेंथ अप्रिशिएबली जो होती है वो चेंज होती है, बाकी इसका कोई वॉल्यूम खास चेंज नहीं होता क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है पहले से। तो ऐसी रॉड की तरह जो चीजें होती हैं उनके अंदर लीनियर एक्सपेंशन आती है जो शीट की तरह होती है। जैसे आपके पास बुक या कॉपी होगी, उसका जैसे पेज होता है तो उसकी लेंथ और विड्थ होती है लेकिन उसकी थिकनेस कोई खास नहीं होती। तो जब इस तरह की शीट टाइप चीजें सॉलिड की जो होती हैं उनको हम गर्म करते हैं तो उनके अंदर एरिया एक्सपेंशन आती है। और अगर कोई क्यूबिकल या एनी कोई अदर ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम होता है तो उसको गर्म करने से उसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन आती है। तो सॉलिड के अंदर ये तीनों एक्सपेंशंस
एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। उसकी सॉलिड की लेंथ में एक्सपेंशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एरिया के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की या लिक्विड्स की, तो लिक्विड की कोई लेंथ नहीं होती। कोई रॉड टाइप तो लिक्विड को हम ले नहीं सकते, या उसकी शीट कोई हम लिक्विड की या गैस की बना नहीं सकते। इसलिए अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की और गैसेस की, तो उनके अंदर जो एक्सपेंशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर तीनों जो होती है वो एक्सपेंशंस आएंगी। एक आपको पता है कि लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन लेंथ और एरिया एक्सपेंशन, जिसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, और तीसरी जो होती है वो वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हम कहते हैं। ठीक है, आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाती है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली इन वन डायमेंशन लेंथ के अंदर एक्सपेंशन आती है। ये एरिया एक्सपेंशन टू डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ और विड्थ दोनों आती है, दो डायमेंशन हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है ये थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ, विड्थ और ब्रेथ ये तीनों चीजें होती हैं। तो ये थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, टू डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है। और एरिया एक्सपेंशन इज आल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कभी कभी कह लेते हैं। तो ये हमारे पास तीन जो है वो आ सकते हैं सॉलिड के अंदर। जबकि लिक्विड्स और गैसेस जो होती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर जो एक्सपेंशन आती है वो सिर्फ आती है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये जो होती है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन इनके अंदर आती है। अब अगर हम करते हैं इसका कास के चीजें एक्सपेंड क्यों होती हैं, इसके पीछे जो काज होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब इसके पीछे जो काज होता है, ये अगर हम करें कैलोरिक थ्योरी की बात, अगर कैलोरिक थ्योरी की बात करें कि कैलोरिक थ्योरी इसके बारे में क्या कहती थी, तो इसका काज था कि जो कैलोरिक was considered self repellent substance। कैलोरिक को सेल्फ रिपेलेंट सब्सटेंस माना जाता था, और ये कहा जाता था कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये बॉडी है और इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इसके अंदर हम बात करते हैं ये जो कैलोरिक की, तो जब इसके अंदर इस तरह से ये जो है वो कैलोरिक आ जाता था, तो ये जो कैलोरिक अंदर आ जाता था, तो ये कैलोरिक जो था ये सेल्फ रिपेलेंट था। तो जब इसमें कैलोरिक आता था तो ये कैलोरिक अपने आप को रिपेल करता था। नतीजा ये निकलता था कि उस चीज की साइज जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती थी। कि जैसे आप इस तरह से बलून के अंदर पानी भरें तो बलून का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, तो इसी तरह से माना जाता था कि जैसे ही कोई चीज गर्म होती है उसके अंदर ये फ्लूइड भरते हैं, तो वो जो फ्लूइड होता है जब उसके अंदर जितना ज्यादा होता जाएगा तो उसके अंदर अपने आप में एक रिपल्शन जो होती है वो बढ़ती है, इसलिए उस बॉडी की साइज बढ़ जाती है। इसलिए कि ये बेसिक प्रॉपर्टी इसकी मानी जाती थी। अब कैलोरिक को सेल्फ रिपेलेंट क्यों कहा जाता था, इसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि आपको पता है हर बॉडी मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल जब क्लोज होते हैं ना, तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग बन जाती है।
और अगर हम इस कैलोरिक को रिपल्सिव न माने तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स को कोलैप्स कर देगी। और किसी भी चीज की साइज जो होगी ना, अगर ये है इसके अंदर, अगर इसके मॉलिक्यूल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ही अंडर में हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके इस चीज को बहुत ही छोटा बना दे, कोलैप्स कर जाए ये बॉडी। इसलिए कहा जाता था कि कैलोरिक सेल्फ रिपेलेंट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी बैलेंस करता है और इसी की वजह से चीजें कोलैप्स नहीं करती। इसलिए कैलोरिक को रिपल्सिव माना जाता था, रिपेलेंट माना जाता था कि अगर कैलोरिक रिपेलेंट न होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स मॉलिक्यूल्स को कोलैप्स करवा देती। तो कैलोरिक रिपल्सिव है, तभी जो है वो बॉडीज कोलैप्स नहीं करती। तो ये एक लॉजिक था इस चीज के पीछे कि ये जो कैलोरिक है ये सेल्फ रिपेलेंट क्यों होता है। अब अगर हम बात करें काइनेटिक थ्योरी की, तो काइनेटिक थ्योरी के पास इसका एक और रीजन है। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी की, तो काइनेटिक थ्योरी के पास इसका एक और रीजन है। काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के पास रीजन ये है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर molecular movement movements increase, therefore space between molecules increases, hence average, यहाँ पे लिख लीजिएगा therefore average space, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान इक्वल नहीं होता, molecules increases, hence size of object increases, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इंक्रीज करने का मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ये रीजन देती है कि जो बॉडी के मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल के दरमियान एवरेज स्पेसिंग बढ़ती है और एवरेज स्पेसिंग बढ़ने की वजह से उस बॉडी की जो साइज होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये मैंने दो रीजन इसके लिख दिए हैं कि कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से क्या रीजन था और काइनेटिक थ्योरी जो है, जो भी हम मानते हैं काइनेटिक थ्योरी, तो इसके हिसाब से इसका रीजन कौन सा है, ठीक है। तो ये इसके पीछे, और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेंशन, कोई भी एक्सपेंशन जो एक्सपेंशन इन substances is not equal at equal change of temperature। अगर दो सब्सटेंसेस हैं उनका टेम्परेचर इक्वल अगर हम चेंज करें तो ये एक्सपेंशन जो होती है उनके अंदर इक्वल नहीं होती, किसी के अंदर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। अब ये किसके अंदर कम होती है और किसके अंदर ज्यादा होती है, तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होती है वो गैसेस के अंदर होती है। ऐसी चीजें जिनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, जिनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से वीकली अटैच्ड होते हैं, तो ऐसी चीजों के अंदर ये जो एक्सपेंशन होती है वो एक्सपेंशन
बहुत ज्यादा होती है। और ऐसी बॉडीज जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं उनके अंदर ये एक्सपेंशन कम होती है। जैसे गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन बहुत लो लेवल पे होता है, इसलिए उनके अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होती है। उसके बाद जो एक्सपेंशन आती है ज्यादा वो लिक्विड्स के अंदर होती है, जबकि सबसे कम जो होती है वो सॉलिड्स के अंदर होती है। तो अगर इक्वल टेम्परेचर चेंज करें गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का, तो सबसे ज्यादा चेंज किसके अंदर आएगी? गैस के अंदर, और सबसे कम जो आएगी वो सॉलिड के अंदर आएगी। अब अगर हम सॉलिड के अंदर बात करें तो सॉलिड के अंदर भी डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं स्पेशली जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये एक्सपेंशन ज्यादा आती है, और इंसुलेटर के अंदर ये एक्सपेंशन कम आती है, इसलिए कि ये एक्सपेंशन डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस या मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इसलिए डिफरेंट चीजों के अंदर जब इक्वल टेम्परेचर की चेंज हम करेंगे तो इक्वल एक्सपेंशन उनके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा आती है गैसेस के अंदर, सबसे कम आती है सॉलिड्स के अंदर, तो ये बात याद रखिएगा। अब एक्सपेंशन भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। जिस चीज के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा आएगी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा आएगी। कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से चीजें एक्सपेंड करती हैं तो टेम्परेचर कम होने से कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो हम एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, जिसके सिर्फ मैं फार्मूले लिखता हूँ, कोई डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती और ना ही यहाँ पे कोई मुश्किल चीज भी है इसकी डेरिवेशन। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन के अंदर जो पहली होती है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मकसद होता है एक्सपेंशन इन लेंथ, ठीक है, एक्सपेंशन इन लेंथ, ठीक है। अब सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक सॉलिड की रॉड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ इस तरह से हमारे पास है L। अब पहले ये सॉलिड की रॉड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन आ जाती है इसकी लेंथ के अंदर इस तरह, ठीक है। इस तरह से अगर इसमें एक्सपेंशन आ गई तो ये आप पहले कि ये जो है वो इसकी लेंथ है L, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी लेंथ L डैश बन जाती है, ठीक है। अब आप ये कह लें कि ये जो होती है, आप इसके अंदर कह लें कि ये जो होती है, ये इसके अंदर जो आती है ये चेंज इन लेंथ आती है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है ये डेल्टा L, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चेंज इन लेंथ दोनों साइड पे आती है। मैंने एक साइड पे बनाई, आप ये नहीं समझिएगा कि ये कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आती है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज आएगी, नहीं। मैंने बनाई एक साइड पे, दोनों साइडों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है, सॉरी एक्सपेंशन भी आएगी, कॉन्ट्रैक्शन भी होगी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह नहीं है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिंपली एक साइड से बनाई है। तो ये जो चेंज इन लेंथ होती है ये हो जाती है, इसके अंदर जो चेंज इन लेंथ आती है, ठीक है, ये जो चेंज इन लेंथ आती है इसके अंदर ये इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T होती है। ये इसका फार्मूला होता है। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी चीज की पहले से ही लेंथ ज्यादा है तो उसमें एक्सपेंशन भी ज्यादा आती है, और किसी चीज की पहले लेंथ कम है तो उसमें एक्सपेंशन भी कम आती है। जैसे अगर एक 1 मीटर की रॉड है, दूसरी 2 मीटर की रॉड है,
दोनों को इक्वली अब हीट देते हैं, दोनों का इक्वल टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो जाहिर है 1 मीटर की जो रॉड होगी उसमें मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो कम मॉलिक्यूल के दरमियान जब स्पेसिंग बढ़ेगी, जबकि 2 मीटर की जो रॉड होती है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिंग बढ़ेगी। तो लॉजिकल बात है कि जिस चीज के मॉलिक्यूल ज्यादा है उसके अंदर अगर स्पेसिंग बढ़ती है तो उसकी साइज भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो उनके अंदर अगर स्पेसिंग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसमें एक्सपेंशन जो आएगी कम आएगी। तो एक्सपेंशन जो होती है, चेंज इन लेंथ जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज ऑफ टेम्परेचर के। और ये अल्फा जो होता है ये कोएफिशिएंट होता है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। इसको आप इस तरह से पढ़ते हैं कि जैसे डेल्टा एल अपॉन जो एल है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, इसलिए आप इसको पढ़ोगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, या पर जो है वो चेंज इन केल्विन, किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है SI यूनिट पर केल्विन होता है, लेकिन आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डेल्टा आती है, तो डेल्टा टी जितनी सेल्सियस के अंदर होती है उतनी केल्विन के अंदर होती है, देयरफॉर आप इसको पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। या अगर आप ये न्यू लेंथ फाइंड करना चाहें तो L डैश का फार्मूला हो जाएगा L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे L डैश, यहाँ पे आप कर सकते हैं L डैश माइनस L, यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करेंगे इजीली, ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे पास बेटा वो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो आपके बुक के अंदर दी गई है। एरिया एक्सपेंशन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आपके बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है इसको, और आप एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर जो आपको फोकस्ड रहना होगा वो आपको अपने सिलेबस पे रहना होगा। अब ये जो होता है आप इसको कह सकते हैं एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो एक्सपेंशन आती है उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है। और इसी तरह से डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V डेल्टा T होता है, जबकि बीटा जो होगा इज इक्वल टू आप इसको कर सकते हैं डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T, वही फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा V अपॉन V एनी चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो उसको आप फ्रैक्शनल चेंज कहेंगे। तो यहाँ पे लेंथ की फ्रैक्शनल चेंज है और यहाँ पे वॉल्यूम की फ्रैक्शनल चेंज है, और इसका L डैश जो होगा, सॉरी V डैश जो होगा, इस तरह से जो न्यू वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस बीटा डेल्टा T होता है, यूनिट इसका भी केल्विन होता है। और आपको ये भी पता है कि बीटा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, इसलिए कि जो अल्फा होता है वो सिर्फ 1 डायमेंशनल होता है, जबकि बीटा जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। इसलिए एक अल्फा लेंथ का, एक अल्फा विड्थ का, एक ब्रेथ का, तो जो बीटा होता है उसके अंदर 3 डायमेंशंस आ जाते हैं, लेंथ के, विड्थ के और हाइट के या ब्रेथ के, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, मैंने इसको सिंपली आपको बताया, फार्मूले की डेरिवेशन इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो चेंज इन वॉल्यूम होती है ये भी ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। डिफरेंट चीजों का, अगर हमारे पास 2 चीजें, एक का वॉल्यूम कम है एक का वॉल्यूम ज्यादा है, उनको इक्वल अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनके अंदर इक्वल एक्सपेंशन आएगी। तो ये आप इसको चीजों को, दोनों को ध्यान में रखिएगा कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है,
वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है, ताकि आपके माइंड में इसकी बेसिक चीजें रहें। ठीक है, और आगे जो होगा इंशाल्लाह कल से फिर हम जो शुरू करेंगे गैस लॉस के बारे में या प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ से आपका फिर पीएमडीसी का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो कल के बाद फिर आपके जो टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह वो पीएमडीसी के सिलेबस के होंगे। अब यहाँ पे एक दो बातें हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। पहली बात ये कि हम सिलेबस कौन सा पढ़ें, तो सिंपल सी बात है, आपने सिंध की एमडीकेट देनी है तो आपको सिंध का सिलेबस पढ़ना है। तो क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है कि आउट क्वेश्चन आते हैं, तो आउट क्वेश्चन को कौन रोक सकता है। ठीक है, सपोज करें अगर 200 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आउट है, तो क्या आप उन 10 क्वेश्चन के पीछे भागते भागते 190 क्वेश्चन को आप खराब करोगे। ठीक है, एक लॉजिक बनता है, पता नहीं वो कहां से देंगे। क्या वो 10 के पीछे आप 190 को खराब करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो भी पढ़े वो भी पढ़े वो भी पढ़े। क्यों करते हैं ऐसे। आप अपना सिलेबस पढ़ें, अगर आउट होंगे सबके लिए होंगे, नहीं होंगे सबके लिए नहीं। टेस्ट इजी होगी सबके लिए इजी होगी, मुश्किल होगी सबके लिए मुश्किल होगी। इसलिए इन चीजों को देख के, और दूसरी बात इंटर की फिजिक्स का बुक नया आया ही नहीं मार्केट में, अगर आप में से किसी को मिल जाए तो मुझे भी भेज दीजिएगा। गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं, आप ढूंढ रहे हैं कि फिजिक्स का नया बुक कहाँ पे। भाई गवर्नमेंट ने दिया नहीं, क्या करोगे। फिजिक्स का सिलेबस आपकी बैच के लिए सेम रहेगा, जो न्यू बैच आएगी उसके लिए चेंज होगा। आपके लिए बायो और केमिस्ट्री चेंज है, बायो और केमिस्ट्री आपके लिए न्यू है, आपके लिए ओल्ड बायो एंड केमिस्ट्री नहीं होंगे। फिजिक्स आपके लिए ओल्ड ही है। फर्स्ट ईयर का जो बुक आया है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ नहीं। बाकी उससे जो चीज रिलेटेड होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप केपी के पढ़े, जाके पंजाब पढ़े, आपके पास टाइम है जाके पढ़े, अपने आप को वेस्ट करें, लेकिन इन 5-10 क्वेश्चन के पीछे 190 क्वेश्चन को खराब नहीं करें। बाकी आप ज्यादा समझते हो अफलातून हो कर सकते हैं।